Hello everyone, welcome to BL Babbles. And let's start with Heaven Official's Blessing Novel Hindi Explanation Part 7. जब शेलियन अपने श्राइन के लिए कुछ सामान लेकर वापस आ रहे थे, उन्हें रास्ते में सानलांग मिलता है, जिसे गोस्ट और गॉड्स के बारे में बहुत नॉलेज थी। क्योंकि उस दिन गोस्ट फेस्टिवल था, उनका सामना कुछ गोस्ट से होता है, जिनसे पीछा छुड़ा के वो लोग फाइनली श्राइन में पहुंचते हैं, जहाँ पे रुकने के लिए सानलांग भी तैयार था। श्राइन के लिए सानलांग एक पोर्ट्रेट और दरवाजा बनाता है, जिसके बाद कुछ विलेजर्स अपने साथ एक बूढ़े इंसान को लेके आते हैं। शेलियन उसे पानी पीने को देते हैं और अब आगे। चैप्टर 18। वो पर्सन अब पानी के बोल को लेकर उसे हेजिटेंटली पीने लगता है। शेलियन को बिल्कुल ऐसी आवाज आ रही थी जैसे पानी को किसी एम्प्टी जार में डाला जा रहा हो, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही थी। शेलियन उसे पानी पीने से रोकते हैं। तो तुम इसे पी भी लोगे तो तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, है ना? ये सुनकर उस कल्टीवेटर के स्किन का कलर चेंज हो जाता है और वो शेलियन पे अटैक कर देता है, पर शेलियन बस अपना हाथ उठाकर ही उसे रोक देते हैं। वी कैन क्लियरली सी कि ये कोई ह्यूमन नहीं था, और जब उसे समझ आता है कि वो फाइट नहीं कर पाएगा, वो भागने की कोशिश करता है। पर तभी सानलांग अपने हाथों की चॉपस्टिक्स फेंककर उसे दीवार से चिपका देता है। शेलियन को समझ आ जाता है कि इस बलून मॉन्स्टर को किसी ने उन्हें बैनवे पास तक लोड करने के लिए भेजा था, और जिसने इसे भेजा होगा वो पर्सन बहुत पावरफुल ही होगा, क्योंकि नॉर्मली ये एम्प्टी शेल्स और डॉल्स ज्यादा मूव नहीं कर पाती और एक ही चीज को दोहराते रहते हैं, और इनकी स्किन भी बहुत डल और लाइफलेस दिखती है। पर ये बलून गोस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं था। शेलियन को लग रहा था कि ये कोई जाल होगा, इसलिए वो कम्युनिकेशन एरे में जाते हैं लिंगवेन से इस बारे में पूछने के लिए। हाउएवर जब वो कम्युनिकेशन एरे ज्वाइन करते हैं, वो देखते हैं कि सारे गॉड्स किसी चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। शायद वो कोई गेम खेल रहे थे और एक दूसरे पर बच्चों जैसे चिल्ला रहे थे। शेलियन लिंगवेन से पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। वो बताती है कि विंड मास्टर वापस आ चुके हैं और मेरिट्स बांट रहे हैं। मेरिट्स इज बेसिकली मनी इन हेवन रेल्म, एंड ये विंड मास्टर बस अपना पैसा उड़ा रहे हैं और दूसरे लोगों से जमा कर रहे हैं। क्या हिज मैजेस्टी भी कुछ लेना चाहेंगे? बाकी गॉड्स एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और फ्रेंड्स हैं, पर शेलियन तो एक लोनर है ना। सारे गॉड्स विंड मास्टर को थैंक यू बोलते हैं। शेलियन डायरेक्ट पॉइंट पे आके पूछते हैं कि क्या आप में से किसी को बैनियो पास के बारे में कुछ पता है? अभी सब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। शेलियन को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी वो कम्युनिकेशन एरे में आते हैं, जो लोग पहले हंसी मजाक कर रहे होते हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिकॉज शेलियन सिर्फ ऑफिशियल मैटर्स के बारे में बात करते हैं। शेलियन ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी कोई चिल्लाता है, विंड मास्टर ने और 1000 मैरिट्स थ्रो किए हैं, और सब शेलियन को इग्नोर करके उसी में लग जाते हैं। ये देखकर शेलियन एरे को लेफ्ट ही करने वाले थे, तभी लिंगवेन उनसे पूछती है कि आप अचानक से बैनवे पास के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। शेलियन उसे बताते हैं कि कैसे एक एम्प्टी शेल उनके पास आया था और प्रिटेंड कर रहा था कि वो बैनवे पास को एस्केप करके आया है। लिंगवेन रिप्लाइज, हिज मैजेस्टी, मुझे लगता है कि आपको इससे दूर ही रहना चाहिए। पर क्यों? बस आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। सो इट इज ऑलरेडी वियर्ड कि लिंगवेन उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती, तो शेलियन थोड़े सस्पिशियस थे, और श्राइन में आने के बाद शेलियन सोचते हैं कि वो खुद ही इस मैटर को सॉल्व करेंगे। ऑल्दो लिंगवेन के एटीट्यूड से समझ आ रहा था कि ये कोई छोटी बात तो नहीं होगी। वो सानलांग को कहते हैं, सानलांग मुझे माफ करना, पर मुझे कहीं दूर जाना होगा। सानलांग रिप्लाइज, गगा क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? पर ये जर्नी बहुत दूर और मुश्किल होने वाली है, तुम वहाँ क्यों आना चाहते हो? वेल, मैं बस वहाँ के बारे में जानना चाहता हूँ। तभी उन्हें किसी के डोर नॉक करने की आवाज आती है। जो भी पर्सन बाहर होगा वो कुछ ज्यादा ही इम्पेशेंट होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली डोर को नॉक कर रहा था, जैसे कि बाहर 2 लोग होंगे। दरवाजा खोलने पर शेलियन को बाहर नानफेंग और फुयाव दिखते हैं। तुम दोनों? नानफेंग पूछता है, क्या तुम बैनवे पास जा रहे हो? शेलियन रिप्लाइज, तुम्हें किसने बताया? मैंने तुम्हें कम्युनिकेशन एरे में इस बारे में बात करते हुए सुना था। अच्छा, तो तुम लोग मेरे साथ जाने वाले हो? हाँ, मैं समझ गया, पर एक रूल है कि अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है जिसे तुम हैंडल नहीं कर सकते, वहाँ से भागने के लिए हिचकिचाना मत। शेलियन अब उन्हें अंदर आने देते हैं, पर जैसे ही उन दोनों की नजर टेबल पे बैठे हुए सानलांग पर पड़ती है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। नानफेंग तुरंत शेलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, खबरदार जो आगे आए। चैप्टर 19। शेलियन उन दोनों से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। फुयाओ सानलांग से कहता है, तुम कौन हो? शेलियन रिप्लाइज, ये मेरा दोस्त है। क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो?
सालंग शिलियन के सामने बिल्कुल इनोसेंट फेस बना के कहता है, गोगो ये दोनों कौन है? सालंग के मुंह से शिलियन के लिए गोगो सुनकर नानफेंग और फुयाओ बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। शिलियन को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो उन लोगों से पूछते हैं, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? फुयाओ रिप्लाइज, पता नहीं। अगर तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते तो। पर तभी वो देखते हैं कि नानफेंग और फुयाओ ने सालंग पे अटैक करने के लिए अपने पाम्स में व्हाइट एनर्जी बॉल बना ली थी, पर उनके अटैक करने से पहले ही शिलियन उन्हें रोकते हैं। मीनवाइल सालंग बस वहां पे सार्कास्टिक से स्माइल देते हुए कहता है, अरे वाह ये तो जादू जैसा लगता है। नानफेंग शिलियन से पूछता है, तुम इससे कहाँ मिले? इसकी सरनेम क्या है? ये कहाँ रहता है? कहाँ से आया है? ये तुम्हारे साथ क्यों है? किसी की सरनेम से आप उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड जान सकते हैं। शिलियन खुद को एक्सप्लेन करते हैं कि मैं इसे रास्ते में मिला था, इसका नाम सालंग है और इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, बाकी की चीज़ें मुझे नहीं पता। शिलियन बेसिकली एक स्ट्रेंजर को अपने घर लेके आ गए थे। नानफेंग और फुयाओ शिलियन के डैड जैसा बिहेव कर रहे थे, इवन दो शिलियन की पोजीशन उन दोनों से हाई है। शिलियन ऑब्वियसली उन दोनों को कुछ नहीं बोलते। वो लोग शिलियन को डांटने लगते हैं कि वो कैसे किसी अनजान पर्सन को अपने घर ला सकते हैं, कहीं वो कोई चोर निकला तो। शिलियन उन्हें समझाते हैं कि उनके पास तो ऐसे भी चुराने के लिए कुछ है नहीं। तभी सालंग शिलियन से पूछता है, गगो ये लोग आपके नौकर हैं क्या? ये सुनकर वो दोनों और भी गुस्सा हो जाते हैं। सालंग फुयाओ की तरफ झाड़ू फेंक कर कहता है, अच्छा तो तुम लोग हमारी मदद क्यों नहीं करते? फुयाओ उसे बिना देखे कैच कर लेता है और जब उसे रियलाइज होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। इफ यू रिमेम्बर, शिलियन के टेम्पल में फुयाओ के जनरल फेंगशिन सर्वेंट थे, इसलिए ये सब चीजें उस टेम्पल के लोगों के लिए बहुत ट्रिगरिंग थी। फुयाओ गुस्से में सालंग पे मैजिक बॉल से अटैक करता है, अपना असली रूप दिखाओ। पर सालंग अपने एक ही इशारे से उस मैजिक बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देता है, जो कि ऑफरिंग टेबल में जाके रखती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर शिलियन नानफेंग और फुयाओ के हाथों को बांध देते हैं और उन्हें बाहर चल के बात करने को कहते हैं। ऑब्वियसली शिलियन का प्रेशियस ऑफरिंग टेबल और उसमें रखी हुई सारी ऑफरिंग्स तहस नहस हो गए थे। शिलियन उन दोनों को बाहर लाकर सामने लगा हुआ साइन दिखाते हैं। फुयाओ उसे पढ़ता है, ये टेम्पल बहुत खराब हो चुका है और हमें भले लोगों की तलाश है जो कि इससे रेनोवेट करने के लिए डोनेट करे और पुण्य कमाए। डोनेशन? तुम एक गॉड हो और लोगों से डोनेशन कैसे मांग सकते हो? तुम्हारी कोई मान मर्यादा है कि नहीं? हाँ, मेरी कोई मान मर्यादा नहीं है, और अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहोगे तो मुझे रेनोवेशन के लिए नहीं बल्कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन मांगना पड़ेगा। नानफेंग कहता है, योर मैजेस्टी, क्या आपको वो लड़का थोड़ा भी अजीब नहीं लगता? शिलियन रिप्लाइज, हाँ मुझे लगता है। अगर आपको लगता है कि वो अजीब है तो आपने उसे अंदर क्यों रखा हुआ है? जस्ट बिकॉज वो अजीब है इसका मतलब ये नहीं कि वो डेंजरस भी हो। दूसरों की नजरों में मैं भी अजीब लग सकता हूँ, तो क्या मैं डेंजरस हूँ? नानफेंग एंड फुयाओ आर स्पीचलेस। ऑल्दो शिलियन एक ब्यूटीफुल गॉड है, लोग उन्हें भी वियर्ड ही बुलाते हैं। फुयाओ सेज, पर अगर वो आपके खिलाफ कोई प्लान बना रहा होगा तो तुम्हें लगता है मैं उसके लायक हूँ? फिर फुयाओ को रियलाइज होता है कि शिलियन सच में दुनिया के सबसे गरीब इंसान है और उनसे कोई क्या ही चुरा लेगा। शिलियन उन लोग को बताते हैं कि वो उसे ऐसे ही अपने साथ नहीं लाए हैं और उन्होंने उस पर सारे टेस्ट किए हुए हैं, जैसे वो पाम रीडिंग करना, उसके बाल बनाना, दरवाजे में तलिस्मन लगाना। कोई नॉर्मल गोस्ट तो ये सारे टेस्ट पास नहीं कर सकता। इसका मतलब वो कोई कैलामिटी गोस्ट या फिर गोस्ट किंग होगा। पर कोई गोस्ट किंग शिलियन के साथ ऊंची श्राइन में क्यों ही रहेगा, जहाँ पे साफ सफाई के अलावा कुछ और करने के लिए है ही नहीं। पर नानफेंग कहता है कि वो खुद टेस्ट करना चाहता है। गॉश, दे आर बोथ सो ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ शिलियन। शिलियन उसे कहते हैं कि ठीक है तुम खुद टेस्ट कर लो, पर अगर वो कोई नॉर्मल लड़का निकला तो उसे ज़्यादा परेशान मत करना। परेशान मत करना शब्द सुनकर नानफेंग और फुयाओ के चेहरे का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। वो दोनों फ्राउन करने लगते हैं। वो तीनों टेम्पल के अंदर जाते हैं। शिलियन सालंग से मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफ़ी मांगते हैं। सालंग हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, शायद उन्हें मैं किसी के जैसा लगा होगा। फुयाओ सेज, हाँ बिल्कुल तुम किसी के जैसे लगते हो जिसे हम जानते हैं, पर शायद मुझसे गलती हो गई होगी। तभी सालंग सेज, अरे वाह क्या कोइंसिडेंस है, तुम दोनों भी मुझे किसी के जैसे लगते हो। नानफेंग अब डिस्टेंस शॉर्टनिंग एरे ड्रॉ करने लगता है बेन्यू में पास जाने के लिए। इस एरे से वो लोग सिर्फ एक ही स्टेप लेने पर जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं, लाइक एनीवेयर डोर। पर इसे यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस और स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है और इसे एक टाइम पे एक ही बार यूज किया जा सकता है। शिलियन अब जगह बनाने के लिए बैम्बू मैट उठाने लगते हैं।
तभी नानफेंग और फुयाओ नोटिस करते कि शेलियान कैसी जगह में रहते हैं। फुयाओ शेलियान से कहता है, तुम ऐसी जगह में रहते हो? शेलियान रिप्लाइज, वेल, मैं हमेशा से ऐसी जगह में ही रहता हूँ। ये सुनकर नानफेंग, जो कि एरे ड्रॉ कर रहा होता है, उसका हाथ 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। फुयाओ शेलियान से पूछता है कि उनका बेड कहाँ है, एंड शेलियान बैम्बू मैट को गले लगाकर कहते हैं, ये है ना? फुयाओ और नानफेंग शॉक होकर कहते हैं कि तुम दोनों एक ही बेड में सोए थे? हाँ। ये सुनकर वो लोग स्पीचलेस थे। शेलियान अब सानलांग से बान्युए पास के बारे में बताने को कहते हैं। 200 साल पहले बान्यू में एक डेमोनिक कल्टिवेटर था, जो कि वहाँ का गोशी था। डेमोनिक कल्टिवेटर का बेसिकली मतलब होता है जो कि डेविल और इविल स्पिरिट्स को प्रे करके एनर्जी गेन करते हैं। और गोशी का मतलब, जहाँ तक मुझे पता है, मतलब सानलांग को नहीं, मुझे, कि हर एक किंगडम में एक गोशी होता है हु इज़ लाइक अ टीचर, और उसकी बातें और डिसीजंस उस किंगडम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और जो गोशी है वो वहाँ के प्रिंस और लाइक प्रिंसेस को कल्टिवेशन और दूसरी चीज़ें सिखाते हैं। एक्चुअली देयर आर 2 डेमोनिक कल्टिवेटर्स, जिसमें से एक बान्यू का गोशी और दूसरा सेंट्रल प्लेन्स के किंगडम फंक्शन का गोशी है, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। गोशी और फंक्शन के बारे में सुनकर शेलियान का रिएक्शन चेंज हो जाता है। बान्यू के लोग अपने आसपास की टेरिटरी में वॉर करके उनकी ज़मीन हड़प लेते थे, उन्हें इसमें मज़ा आता था। दूसरी तरफ फंक्शन के लोग बहुत पावरफुल थे, बट उन्हें फालतू की लड़ाई करना पसंद नहीं था। बान्यू और सेंट्रल प्लेन्स के लोग एक बॉर्डर को शेयर करते थे, जिसकी वजह से उनके बीच में वॉर चलते रहती थी। अंटिल कुछ समय बाद इन लड़ाइयों से परेशान होकर सेंट्रल प्लेन्स ने अपनी आर्मी को अच्छे से तैयार किया और बान्यू को वॉर में हरा दिया। वॉर हारने के बाद बान्यू के गोशी और सोल्जर्स इतने ज़्यादा गुस्सा थे कि उनकी स्पिरिट्स अब बान्यू पास को हॉन्ट करती हैं, और वहाँ से आने जाने वाले लोगों में आधे से ज़्यादा लोग गायब हो जाते हैं। एक टाइम पे बान्यू, जो कि हरी भरी जगह थी, अब बस एक बंजर ज़मीन बनकर रह गया था। ये सब सुनकर फुयाओ कहता है, इस लड़के को तो सच में बहुत कुछ पता है। सानलांग रिप्लाइज, मुझे ज़्यादा नहीं, बल्कि तुम लोगों को ही बहुत कम नॉलेज है। ऑल्दो ये सारी स्टोरीज बस चलते आ रहे रूमर्स है, क्या पता सच में ऐसा कोई गोशी और बान्यू किंगडम एग्जिस्ट करता हो। चैप्टर 20, 1000 miles in one step lost in a sandstorm। नानफेंग ने फाइनली एरिक को पूरा ड्रॉ कर लिया था। वो लोग एरिक की हेल्प से एक विलेज में पहुंच गए थे, जहां से उन्हें बान्यू पास तक पैदल जाना था। वो लोग एग्जैक्ट बान्यू पास तक डिस्टेंस शॉर्टनिंग एरिक की वजह से नहीं जा सकते थे, क्योंकि इसमें उनकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी लग जाती। चलते चलते सानलांग एंड शेलियान काइंड ऑफ स्टार्टेड फ्लर्टिंग, जिसे सुनकर नानफेंग और फुयाओ बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाते हैं। नानफेंग सानलांग से आर्ग्यू करने लगता है, बट शेलियान उसे शांत करवाते हैं। चलते चलते रात से दिन हो चुका था और वो लोग डेजर्ट में पहुंच गए थे। पुअर सानलांग, उसका गर्मी से बुरा हाल हो रखा था। उसने अपने आउटर रेड रोब को अपने सर में रख लिया था धूप से बचने के लिए। शेलियान वाज थिंकिंग कि हाउ सानलांग इज सो हैंडसम इवन व्हेन ही इज पूरा पसीने से भीगा हुआ। नॉट सो स्ट्रेट ऑफ शेलियान। एनीवेज, वो अपने बैम्बू हैट उतारकर सानलांग को ऑफर करते हैं, बट सानलांग उन्हें मना कर देता है। शेलियान सेज, ठीक है, पर अगर तुम्हें जरूरत लगे तो मांग लेना। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक अबेंडेंट होटल मिलता है। अंदर बैठने के लिए एक टेबल भी था। वो लोग वहां बैठकर रेस्ट करने लगते हैं। शेलियान अपने पास से पानी की बोतल निकालकर सानलांग को ऑफर करते हैं। वो पानी पीकर बोतल शेलियान को वापस कर देता है। अब शेलियान उससे पानी पीते हैं, एंड दिस होल टाइम सानलांग वाज स्टेयरिंग एट शेलियान। फिर वो शेलियान से पूछता है, गगा, उसमें पानी बचा है क्या? इनडायरेक्ट केस हाँ। शेलियान उसे पानी की बोतल दे ही रहे होते हैं, तभी फुयाओ उन्हें रोक देता है और उसे अपनी पानी की बोतल देने लगता है। क्योंकि फुयाओ सानलांग को टेस्ट करना चाहता था, वो उसे फॉर्म रिवीलिंग वाटर पिलाना चाह रहा था। फॉर्म रिवीलिंग वाटर पीने से कोई भी पर्सन जिसने किसी और का रूप लिया हो, उसका असली रूप सामने आ जाता है। बट सानलांग सेज, कोई बात नहीं, मैं गगा के साथ पानी शेयर कर रहा हूँ ना। बट फुयाओ उसे इंसिस्ट करने लग जाता है। सो सानलांग सेज, अच्छा तो तुम इस पानी को पहले क्यों नहीं पी लेते? सानलांग शेलियान से पूछता है, गगा, क्या इसमें जहर है? शेलियान जैसे ही नहीं में जवाब देते हैं, सानलांग तुरंत पानी पी लेता है और कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से नानफेंग और फुयाओ शॉक्ड थे। इसके बाद नानफेंग कहता है, अरे सानलांग, तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है खुद को प्रोटेक्ट करने, इसलिए ऐसा करो, तुम ये स्वॉर्ड रखो। शेलियान उस स्वॉर्ड को देखते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि एक आइडेंटिटी रिवीलिंग स्वॉर्ड होंगजिंग है। जो भी इस स्वॉर्ड को ओपन करता है, उसका ट्रू फॉर्म स्वॉर्ड के रिफ्लेक्शन में दिख जाता है।
सानंग जब उसे ओपन करने की कोशिश करता है वो ओपन ही नहीं होती। ही सेज, हाँ ये तो ओपन ही नहीं हो रही, लगता है ये स्वॉर्ड टूट चुकी है। नानफेंग और फुया जब उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं वो रियलाइज करते हैं कि ये स्वॉर्ड सच में टूट चुकी थी और उसके मिलियन पीसेस हो जाते हैं। बिकॉज होंगजिंग इज अ वेरी पावरफुल वेपन और उसका बस ऐसे ही टूट जाना इम्पॉसिबल था। नानफेंग और फुया बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे। सानंग उन दोनों को मॉक करते हुए कहता है, मेरे बारे में चिंता मत ही करो, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई टूटी स्वॉर्ड की जरूरत नहीं, इसे तुम लोग ही रखो। बट शेलियान वॉज स्टेयरिंग एट होंगजिंग बिकॉज शेलियान जब फर्स्ट टाइम असेंड हुए थे एम्परर जुनू ने उन्हें ये स्वॉर्ड गिफ्ट में दी थी। पर शेलियान के डिसेंड होने के बाद उनके सामने इतनी सारी परेशानियां आ गई थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने जनरल पेंशन को बोलकर इस स्वॉर्ड को पैसों के लिए बिकवा दिया था। इतने पैसों से शेलियान के पास कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो गया था। उस दौरान शेलियान को अपनी बहुत सी कीमती चीजों को बेचना पड़ा था जिसे वो पूरी तरीके से भूलने की कोशिश करते हैं। शायद फेंगशी ने अपने असेंशन के बाद इस स्वॉर्ड को वापस खरीद लिया होगा। इस स्वॉर्ड को देखकर शेलियान की पेनफुल मेमोरीज वापस आ रही थी, इसलिए वो होटल के बाहर खिड़की से देखने लगते हैं। बाहर देखने पर उन्हें दो फिगर्स फ्लैश की स्पीड में जाते हुए दिखते हैं, जिसमें से एक ने व्हाइट कपड़े पहने थे और दूसरे ने ब्लैक। वो व्हाइट कपड़े वाली इंसान एक फीमेल लग रही थी जो शेलियान को देखकर विंक करके निकल जाती है। वो लोग अपने रास्ते में आगे निकल पड़ते हैं और अब डेजर्ट में तूफान आने लगता है। शेलियान सानलंग को प्रोटेक्ट करने लगते हैं एंड सानलंग वाज लाइक, ओएमजी गोगो मुझे बचा रहे हैं। तभी शेलियान की बैम्बू हैट उड़ने लगती है बट सानलंग तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। एंड देन द स्लो मोशन मोमेंट हैपेंस। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे पर तूफान और बढ़ने लग जाता है। शेलियान सजेस्ट करते हैं कि उन लोगों को रुक जाना चाहिए और आगे खतरा भी हो सकता है, पर फुयाओ कहता है कि कोई अगर हमें स्टॉर्म की वजह से रोकना चाहता है तो हमें और आगे जाना चाहिए। शेलियान के कुछ बोलने से पहले ही सानलंग से, दूसरों की बातें काटने में क्या तुम्हें मजा आता है? सानलंग को पसंद नहीं कि शेलियान की बातें कोई ऐसे काटे। As they were talking, शेलियान को अचानक से सैंड टॉर्नेडो अपने तरफ खींचने लगता है और पैनिक में शेलियान रोए को कमांड करते हैं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल चीज को जाके पकड़ो, सो शेलियान एटलीस्ट उड़ के कहीं दूर न जाए। पर रोए जाकर सानलंग को पकड़ लेती है बिकॉज ही इज स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल। सानलंग भी अब शेलियान के साथ टॉर्नेडो में पहुंच चुका था। चैप्टर 21। शेलियान को समझ नहीं आता कि वो रोए या हंसे। शेलियान सानलंग को काम रहने के लिए बोलते हैं बट सानलंग वॉज ऑलरेडी वेरी काम। अब वो रोए को फिर से कमांड देते हैं, रोए इस बार किसी इंसान को मत लाना। एंड रोए नानफेंग और फुया को पकड़ के लेके आती है जिससे वो दोनों भी अब टॉर्नेडो में फंस जाते हैं क्योंकि नानफेंग और फुया ह्यूमंस नहीं बल्कि गॉड्स थे। शेलियान वॉज लाइक, अरे मेरा ये मतलब नहीं था रोए। एनीवेज अब वो चारों टॉर्नेडो में फंस चुके थे और शेलियान एक लास्ट बार रोए को कमांड देते हैं और इस बार रोए एक चट्टान को पकड़ लेती है जिसके नीचे एक केव थी। वो लोग टॉर्नेडो से बाहर आते हैं और केव के अंदर जाते हैं जहाँ पे बहुत अंधेरा था, जिसकी वजह से फुया अपने पाम में फायर जलाने वाली एबिलिटी को यूज करता है। शेलियान उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज क्यों नहीं किया। नानफेंग और फुया बताते हैं कि वो लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की रेंज के बाहर हैं। मुचिंग और फेंगशिन की टेरिटरी साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट है और अभी वो लोग नॉर्थ वेस्ट में हैं जो कि जनरल पेमिंग की टेरिटरी है, इसलिए वो लोग स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो लोग कुछ ज्यादा ही दूर थे। वो लोग अब केव में रुककर तूफान रुकने का इंतजार करते हैं। शेलियान सानलंग से पूछते हैं, बानियों की कोशी एक फीमेल है ना? सही कहा। अच्छा तो मैंने होटल के बाहर जो औरत देखी थी क्या वही बानियों की कोशी है? फुयाओ कहता है कि अगर वो औरत बानियों की गोशी है तो उसके साथ जो औरत ब्लैक कपड़ों में थी वो कौन है? क्या वो फेंगशिन की गोशी है? क्योंकि दोनों ही गोशी इक्वली इविल थे, लोग उन्हें इविल ट्विंस बुलाने लगे जो हमेशा साथ में रहते हैं। बट शेलियान कहते हैं कि नहीं, क्योंकि फेंगशिन का गोशी बानियों से कई साल पहले आया था। फुयाओ कहता है कि तुम्हें 4 ग्रेट कैलामिटीज के बारे में तो कुछ नहीं पता था, फिर फेंगशिन के बारे में कैसे पता है? शेलियान रिप्लाइज, वो बस मैं गार्बेज कलेक्ट करते करते कुछ बातें सुन लिया करता था। मैं गोस्टल में गार्बेज थोड़ी कलेक्ट करता था जो मुझे वहां के बारे में पता रहेगा। जैसे वो लोग बात कर रहे थे, सानलंग पॉइंट आउट करता है कि शेलियान एक पत्थर पे बैठे हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ था। जब वो लोग इसे अच्छे से देखते हैं उन्हें पता चलता है कि ये एक मेमोरियल स्टोन था जिसमें बानियो लैंग्वेज में कुछ लिखा था। शेलियान उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं एंड फुया इज लाइक,
तुम्हें बानियो लैंग्वेज कैसे आती है? शिलियन रिप्लाइज, वेल मैं बानियो में भी गार्बेज कलेक्ट करता था ना, इसलिए। शिलियन अब उस स्टोन का पहला वर्ड बताते हैं जो कि जनरल था, और रीड करने लगते हैं। तभी उस स्टोन के पीछे से एक ह्यूमन फेस बाहर निकलता है और जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। शिलियन की नहीं, बल्कि इस ह्यूमन फेस के, जो कि एक बच्चा था। नानफेंग अपनी पाम फायर से पूरे केव में रोशनी करता है, जिससे वो लोग देख पाते हैं कि वहाँ पे 8 लोग कॉर्नर में चुपचाप बैठे हुए थे। उनसे पूछने पर पता चलता है कि वो लोग आम व्यापारी हैं, जो कि बस यहाँ से जा रहे थे और सैंडस्टॉर्म की वजह से केव में शेल्टर ले रहे थे शिलियन के ग्रुप के आने से पहले। जब उन्होंने देखा कि शिलियन के ग्रुप के लोग मैजिक कर रहे हैं और दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो लोग डर गए और चुपचाप उनसे छुपने की कोशिश कर रहे थे। पर शिलियन उन्हें समझाते हैं कि परेशान मत होइए, हम गोस्ट नहीं हैं, बल्कि नॉर्मल कल्टिवेटर्स हैं, आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर सानलंग को इन पे भरोसा नहीं था। He was really suspicious of these people. वो उनसे पूछता है, जब रूमर्स चल रहे हैं कि बानियो पास में लोग गायब हो रहे हैं, तो आप लोग यहाँ क्यों आए? उन मर्चेंट के ग्रुप में जो सबसे बूढ़ा इंसान था, वो जवाब देता है कि अगर आपके पास एक अच्छा टूर गाइड हो तो आप रास्ता पार कर सकते हैं, और हमारे पास वो है। वो एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि अपने 20s में लग रहा था, और उसका नाम आजाओ था, जो कि उनका टूर गाइड था बानियो पास को पार करवाने के लिए। अब शिलियन फिर से मेमोरियल स्टोन रीड करने लगते हैं और सानलंग उनकी हेल्प करता है, क्योंकि उसे भी बानियो लैंग्वेज आती थी। थोड़ी बहुत प्लैटिंग के बाद पता चलता है कि ये मेमोरियल स्टोन सेंट्रल प्लेन के एक जनरल का है। पर बानियो के लोग सेंट्रल प्लेन्स के जनरल का मेमोरियल क्यों बनवाएंगे? रिमेम्बर, वो लोग तो एनिमीज है ना। सेंट्रल प्लेन्स ने बानियो को वॉर में हरा दिया था। सानलंग बताता है कि ये जनरल स्पेशल है। एक्चुअली में ये एक आर्मी के कैप्टन थे, जिनके नीचे 100 ट्रूप्स थे, पर वो लगातार डिमोटेड होते गए और ट्रूप्स की संख्या 100 से 70 और 70 से 50 अंटिल उनके पास कोई नहीं बचा। वो बच्चा, जिसका नाम त्यानशेन था, कहता है, कोई इतना नीचे डिमोटेड कैसे हो सकता है? उन्हें इसके लिए कितनी बार फेल होना पड़ा होगा। शिलियन उसे समझाते हैं, मेरे दोस्त, कंटिन्यूअसली डिमोटेड होना कोई बड़ी बात नहीं है। सानलंग उनका साथ देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, ये कैप्टन इसलिए डिमोटेड नहीं हुए थे क्योंकि वो अपने काम में अच्छे नहीं थे, बल्कि इसलिए हुए थे क्योंकि वो दोनों साइड्स के सोल्जर्स को एक दूसरे को मारने से रोकना चाह रहे थे, और इसलिए उन्हें वॉर के बीच में इंटरवीन करने की वजह से डिमोट कर दिया गया। वो मर्चेंट सोचते हैं और कहते हैं, वेल, वो कैप्टन तो लोगों की जान बचाना चाहते थे, ये कोई अपराध तो नहीं। पर शिलियन को पता था कि ज्यादातर लोगों का ये मानना नहीं है। वॉर के टाइम आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका जनरल आपको अपने दुश्मनों को मारने से मना करे, उल्टा आप ये चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारे। और इसीलिए उस कैप्टन के सुपीरियर्स को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसे डिमोट कर दिया गया होगा। फुयाओ कहता है, ये एक वॉर थी, एज अ जनरल उसे अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए थी और दुश्मनों को मारना चाहिए था। अगर तुम वॉर जैसे समय में दयालु बने रहोगे तो मारे ही जाओगे। देखा जाए तो फुयाओ भी गलत नहीं बोल रहा था। इस नॉवेल में ऐसे बहुत से मोमेंट आते हैं जिसमें आपको सोचना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत। एनीवे, शिलियन मेमोरियल स्टोन फिर से रीड करने लगते हैं और बताते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इस कैप्टन की डेथ बहुत अजीब और अनलकी तरीके से हुई थी, एंड इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। बट उसकी शू लेसेस खुली हुई थी, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा कर दोनों आर्मीज के बीच में जाकर गिर गया था। सानलंग को छोड़कर बाकी सारे लोग जोरों से हंसने लगते हैं, और फिर उसे दोनों ही आर्मीज के सोल्जर्स ने मार दिया, जो कि दोस्त और दुश्मन का अंतर ही भूल चुके थे। फिर से सारे लोग जोरों से हंसने लग जाते हैं। सानलंग सेज, क्या ये इतना फनी है? शिलियन कहते हैं, सही कहा, हमें ऐसे उनके मेमोरियल के सामने हंसना नहीं चाहिए, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। उसके बाद सानलंग टूम्बस्टोन पढ़कर कहता है, यहाँ पे लिखा है कि जो भी पर्सन टूम्बस्टोन के सामने 3 बार बाव करेगा उसे गुड फॉर्च्यून मिलेगा। द मर्चेंट्स वर लाइक, ओ अच्छा, और वो लोग तुरंत बाव करना स्टार्ट कर देते हैं। शिलियन सानलंग से कहते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ लिखा है। मैंने ऐसे ही कह दिया। तुम ऐसे क्यों हो? दे वर हैविंग अ क्यूट मोमेंट, बट तभी किसी के बहुत जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग मुड़कर देखते हैं कि उनके सामने एक ब्राइट स्नेक था, जो कि जहरीला दिख रहा था। सारे लोग पैनिक करने लग जाते हैं, पर सानलंग वाज लाइक, ऐसे डेजर्ट मिस्टेक होना तो बहुत नॉर्मल बात है। वो बिना डरे उस स्नेक को पकड़ लेता है और बेचारा स्नेक सानलंग के हाथ में चुपचाप लिपट जाता है। शिलियन नोटिस करते हैं कि इस स्नेक की स्किन ट्रांसलूसेंट थी,
विच मीन्स कि ये एक स्कॉर्पियन स्नेक है जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीला और डेंजरस होता है, और ये सिर्फ बानियों में ही मिलता है। सानलांग लिटरली स्नेक के साथ खेल रहा था और उसने उसे बो के शेप में बांध दिया था। शिलियान कहते हैं, सानलांग उसके साथ खेलो मत, वो खतरनाक है। सानलांग बताता है, ये स्नेक बानियों के कोशी का सिंबल है और इन्हें बस वही कंट्रोल कर सकती है। शिलियान को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे और भी स्नेक्स होंगे, इसलिए वो सबको केव से बाहर निकलने को बोलते हैं। सब लोग भागते हुए केव से बाहर आते हैं और उनके पीछे बहुत सारे स्नेक्स भी थे। स्नेक्स को देखकर मर्चेंट्स बोलते हैं, व्हाट द हेल, हमने तो अभी टूमस्टोन को 3 बार बाव किया था ना, हमें तो गुड लक मिलना चाहिए था। उस स्क्रैप कलेक्टर गॉड को थोड़े ही प्रे किया था जो हमें बैड लक मिल गया। शिलियान चुपचाप अपने बारे में सुन रहे थे। ऑब्वियसली उन मर्चेंट्स को तो ये पता नहीं था। शिलियान चुपचाप अपने बारे में सुन रहे थे। ऑब्वियसली उन मर्चेंट्स को तो ये पता नहीं था। तभी त्यानचंद चिल्लाता है, अंकल ज़ेंग। अंकल ज़ेंग, जो कि मर्चेंट्स के ग्रुप के सबसे बुजुर्ग इंसान थे, उनके हाथ में स्नेक के काटने का एक निशान था। वो टूर गाइड आ जाओ जल्दी से एक कपड़ा फाड़कर अंकल ज़ेंग के हाथ में बांध देता है ताकि जहर फैले ना। नानफेंग किसी तरीके की होली मेडिसिन निकालता है और उन्हें देता है। इस दवाई से वो एटलीस्ट 24 घंटे तक जिंदा रह पाएंगे, पर तब तक उन लोगों को इसका एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा। सानलांग बताता है कि इसका एंटीडोट सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्नेक नहीं है और स्कॉर्पियन स्नेक्स के पीछे भी एक लेजेंड है। बहुत 100 सालों पहले बानियों के किंग ने एक सांप और बिच्छू की स्पिरिट्स को कैप्चर कर लिया था। ये दोनों स्पिरिट्स एक्चुअली में बस माउंटेन्स में कल्टीवेशन कर रहे थे और कुछ नहीं, पर किंग को बस लगा कि एक स्नेक और स्कॉर्पियन इविल होंगे और इनकी वजह से उनकी कंट्री में आगे परेशानी हो सकती है। दोनों पुअर क्रिएचर्स किंग से भीख मांगते रहे, पर वो किंग बहुत ही क्रूअल था। उसने उन्हें बहुत टॉर्चर किया और ह्यूमिलेट किया। उन्हें बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने इंटरकोर्स करने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उन दोनों को मार दिया गया। बस क्वीन ही थी जिसे उन दोनों के लिए बुरा लगा था। क्वीन ने उन दोनों की बॉडीज को मिंट लीव से ढक दिया और उनके लिए प्रे किया। इवेंचुअली उन दोनों की स्पिरिट्स वेंजफुल स्पिरिट्स बन गई थी और उन्होंने अपने ऑफस्प्रिंग को कर्स कर दिया था, जो कि स्कॉर्पियन स्नेक था। उन्होंने कर्स किया था कि ये स्कॉर्पियन स्नेक हमेशा बानियों में रहेगा और बानियों के लोगों को ख़त्म करेगा। जिस भी इंसान को ये स्नेक्स काटते हैं उनकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। हाउएवर, क्वीन की काइंडनेस की वजह से इसका एंटीडोट शानुए मिंट लीव्स हैं, जो कि बस बानियों के पैलेस के अंदर मिलते हैं। ये स्कॉर्पियन स्नेक्स बानियों के गोशी को भी सिंबलाइज करते हैं, क्योंकि इन्हें बस वही कंट्रोल कर सकती है। ये सब सुनने के बाद शिलियान कम्युनिकेशन एरे ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं बाकी गॉड से इस बारे में बात करने के लिए, पर नानफेंग, फुया और शिलियान तीनों ही कम्युनिकेशन एरे ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। तभी शिलियान नोटिस करते हैं कि एक स्नेक सानलांग को काटने वाला था और वो तुरंत उसे रोकने जाते हैं, पर वो स्नेक उन्हें ही काट लेता है। And yes, that's it for today guys. So I know videos थोड़ी लेट आ रही हैं, थोड़ी नहीं बहुत लेट आ रही हैं, पर मैं क्या करूँ, बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में। ऑल्सो एक और प्रॉब्लम आ गई कि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए मुझे ना चाहते हुए पढ़ना पड़ता है। तो वीडियोस थोड़ी लेट ही आएंगी, बट एक बार मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं कंटिन्यूसली वीडियोस डालूँगी। सो तब तक के लिए थोड़ा पेशेंस रखना। ओके, बाय।